जय श्री राम। भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए, सनातन ज्ञान की गंगा में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुछ दिन से लगातार ये हम सीरीज चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जन भावना में, जन जन तक में ज्योतिष और धर्म से संबंधित चीज़ों को लोगों के सामने एक जागरूकता अभियान बना करके ला सकूं। इसमें मैं कहाँ तक सफल होता हूँ ये आप पर छोड़ता हूँ। मैं अपना प्रयास जारी रखता हूँ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। परम विष्णु स्नेही, विष्णु जी के परम भक्त श्री आत्माराम दुबे जी के सुपुत्र गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी त्रेता युग में थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस ब्रह्मांड को ही कर्म प्रधान बनाया है और कर्म जो है वो पीछा छोड़ता भी नहीं है। अच्छे कर्म है, रिवार्ड देके जाएंगे। दुष्कर्म है, पनिश करके जाएंगे। आज पनिश करेंगे तो आपको उसका तार्किक कुछ न कुछ प्रत्युत्तर समझ में आ सकता है, लेकिन अगर देर से पनिश करते हैं तो मनुष्य क्या, बड़े बड़े महापुरुष भी ये ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर कौन सी मैंने ऐसे दुष्कर्म किए थे, कौन से मैंने ऐसे सत्कर्म किए थे जिसकी इतनी स्थिति हमें आज देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ दृष्टांत है महाभारत में। महाभारत के अमर महापुरुष भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र के बगल में लेटे हुए हैं। ये उन बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं जिन बाणों को इनके परम प्रिय अर्जुन ने संधान किया है। इनके परम पुत्र परम प्रिय अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके इनको बाणों की सैया पर लेटा दिया है। बाणों की सैया का मतलब होता है कि बाण के नुकीले हिस्से हैं वो भीष्म पितामह के शरीर को चारों तरफ से बेंधे हुए, छेदे हुए हैं। भीष्म पितामह उस सैया पर लेटे हुए हैं। एक तरफ से दूसरे तरफ जब करवट बदलने की सोचते हैं तो मात्र थोड़े से हिलने डुलने से वो तीर और चुभ जाते हैं और मानो जैसे खून के फव्वारे निकल रहे हों। दर्द की वेदना तो समझ से परे है। जिस व्यक्ति के शरीर के से खून के फव्वारे निकल रहे हों, पल पल तीर चुभने से उसके पास उसके दर्द कितना होगा, असहनीय कितना दर्द होगा, ये समझने वाली बात है, कहने वाली बात नहीं है। इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। शाम का समय होता है और युद्ध की परंपरा के अनुसार शाम के समय में कौरव पांडव एक एक करके सभी भीष्म पितामह जी से मिलने आते हैं और सभी एक एक करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के चलते बनते हैं। एक समय ऐसा आता है जब भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के महान नेता भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। और भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं, हे मधुसूदन, आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ जानते हो, जो कुछ घट रहा है वो भी आपको पता है, जो कुछ घटित होने वाला है वो भी आपको पता है, और जो कुछ भी भविष्य भूत में हो चुका है उसका भी ज्ञान आपके पास है। तनिक मुझे ये तो बताइए कि मुझे किस दुष्कर्म की इतनी बड़ी सजा मिल रही है।
मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया था जिसकी मुझे इतनी वेदना सहनी पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं, हे पितामह, आप स्वयं भी दिग्दर्शी हैं, आप भी पीछे के बहुत से समय तक आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान करके देखिए कि कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, यही तो कर रहा हूँ, इस बाणों की सैया पर लेटे लेटे मैं यही तो कर रहा हूँ, अपने कर्मों का खाका ही निकाल रहा हूँ। मैं 100 जन्मों तक पीछे जा चुका हूँ और अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, ऐसा मेरा कोई दुष्कर्म सामने नहीं समझ में आया जिसकी इतनी वेदना मुझे सहनी पड़े। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चूंकि आप 100 जन्मों तक ही देख सकते हैं, इसलिए आप 100 जन्मों तक देख लिए। मैं आपको बताता हूं, आपके अब से 101वें पहले जन्म में क्या हुआ था। उस जन्म में भी आप राजकुमार होते हैं, आखेट के लिए निकले होते हैं, शिकार करके जब लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक सांप सर्प जो है आपका रास्ता के घेरे खड़ा हो रहता है। सांप हटने के लिए तैयार नहीं है, आपका घोड़ा भड़क रहा होता है, आप रथ पर से उतरते हैं और एक तीर निकाल करके उस तीर पर उठा करके उस सर्प को और झाड़ियों में फेंक देते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, हाँ ठीक है, सर्प को मैंने मारा नहीं, सर्प को उठा करके मैंने झाड़ियों में फेंक दिया, कौन सा मैंने दुष्कर्म कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पितामह, तनिक उन झाड़ियों में झांक करके देखिए। जिन झाड़ियों में आपने सर्प को फेंका था वो कांटों की झाड़ियां थी और सर्प पीठ के बल गिरा हुआ था। सर्प आपके बाण से उठा करके फेंके जाने के तदुपरांत उसका पेट ऊपर रह गया, पीठ उसके नीचे रह गए और वो कांटों की झाड़ियों में फंस गया, उलझ गया। सर्प जितनी निकलने की कोशिश कर रहा था उतना वो कांटों की झाड़ियों में अटकता गया, फटकता गया, भटकता गया। कांटे उसके शरीर को विदीर्ण करते गए और तड़प तड़प के अथाह दिनों बाद वो सर्प अपना प्राण त्यागा है। और प्राण त्यागते त्यागते वो आपको श्राप दे करके गया कि हे राजकुमार, जिस तरीके से मैं तड़प करके मर रहा हूं बाणों की कांटों पर, उसी तरीके से आप भी एक दिन इसी तरीके से अपने मौत को प्राप्त करेंगे। भीष्म पितामह ने कहा, चलो मधुसूदन, मान लिया कि हमसे ये भूल हो गई थी, लेकिन उसकी सजा मुझे 100 जन्मों के बाद इसी जन्म में क्यों, इससे पहले मुझे उसकी सजा क्यों नहीं मिली और इसी जन्म में उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है, जबकि ये सबसे मेरा निर्णायक युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इससे पहले के सभी 100 जन्मों में आपने ऐसे ऐसे सत्कर्म किए कि आपके सत्कर्म आपके उस दुष्कर्म पर हमेशा हावी रहे, भारी रहे, और आपके सत्कर्म आपके दुष्कर्म को उठने का मौका ही नहीं दिए। इस जन्म में जाने अनजाने में आपसे कुछ दुष्कर्म तो हुए हैं, ये तो आपको भी ज्ञात है कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस सभा में सिवाय आपके किसी के पास सामर्थ्य नहीं थी उसको रोकने के लिए। आप रोक सकते थे, मौन धारण करके आप देखते रहे। मौन धारण करना आपका सबसे बड़ा पाप हो गया। एक नारी की इज्जत लुटती रही और आप गर्दन झुकाए मौन धारण किए बैठे रहे। और ये वो समय है जिस समय आपका पाप, आपका दुष्कर्म आपके पुण्य पर भारी पड़ गया और उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। सुधीजनों, कर्म चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे बीते हुए कल के समय के, अच्छे कर्म होंगे पुण्य के रूप में सामने आएंगे, बुरे कर्म होंगे पाप के रूप में सामने आएंगे। और जब लंबे समय के बाद से पुण्य और पाप का लेखा जोखा सामने आता है तो मनुष्य उसको भाग्य का नाम दे करके अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। मनुष्य को ये समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से मुझे ये सब दुष्कर्म मिल रहे हैं, कहाँ से मुझे ये सब कर्म मिल रहे हैं, कहाँ से मुझे ये सब फल फूल रहे हैं, कहाँ से मुझे ये तकलीफ हो रही है।
और यहीं से भाग्य का खेला शुरू होता है। ये जो भाग्य है ये हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। जल्दी मिल जाता है तो हमें समझ में आ जाता है, और देर से मिलता है तब तक वो माया की कृपा से हमें वहां तक देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और इसी कर्म का जो क्षेत्र है जिसको हम भाग्य का नाम देते हैं, उसको हम ज्योतिष में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के हम अंग हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी एक प्लेनेट है, ग्रह है, और इस यूनिवर्स के एक अर्थ इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में अनगिनत तारे हैं, कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड हैं। आइए थोड़ा सा उन पर नजर दौड़ाते हैं। ज्योतिष समझने के लिए उनको सरसरी निगाह से देखना जरूरी बन जाता है। स्टार्स, तारे। यूनिवर्स बहुत विस्तृत है, उसमें हम करीब करीब सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो स्टार का डेफिनेशन ये दिया जाता है, ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है। celestial body which emits light, that is called star। वो खगोलीय पिंड जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे हमें उष्मा प्राप्त होती है, जो लगातार प्रकाश देता रहता है, जो लगातार उष्मा उगलता रहता है, उसे हम स्टार कहते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम तारामंडल कहते हैं। ज्ञात तारामंडल जो है वो 88 है, 88 तारामंडल ज्ञात है। उस 88 तारामंडल में से कुछ तारामंडल को ज्योतिष में नक्षत्र के रूप में हम स्टडी करते हैं, और वो 27 नक्षत्र हैं। ध्यान रहे, 88 तारामंडल में से सिर्फ 27 ऐसे तारामंडल हैं जिनका हमारे पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वालों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में हम इन 27 नक्षत्रों का ही अध्ययन करते हैं, बाकी तारामंडल का हम अध्ययन नहीं करते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में, भौने ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी में और फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, the celestial body which revolves around the sun, the celestial body which revolves around the sun in the solar system is called planet। वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। अभी 2006 से पहले तक 9 ग्रह हम पढ़ा करते थे फिजिक्स में एंड ज्योग्राफी में। 2006 के बाद से कुछ चेंजेज हुए और अभी हम 8 ग्रह पढ़ते हैं। और चलते चलते कुछ लोग हल्के शब्दों में कह देते हैं कि प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है। कोई इस सोलर सिस्टम से नहीं निकला है साहब, ये सिर्फ परिभाषा का खेल है। सोलर सिस्टम में पहले भी प्लूटो थे और आज भी प्लूटो है। एक एक करके उनका हम अध्ययन करते हैं और हम समझते जाएंगे। एक्चुअली 2006 में एस्ट्रोलॉजिकल जो एसोसिएशन है, एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है, उन्होंने प्लैनेट्स को रीडिफाइन किया। और उन्होंने प्लैनेट्स को डिफाइन करते समय कुछ मुख्य बिंदुओं को उन्होंने रखा कि ये पॉइंट अगर जो भी सेलेस्टियल बॉडी फुलफिल करेगा, दैट विल बी प्लैनेट, दैट विल बी कॉल्ड उपग्रह। बाकी को उपग्रह की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। पहला उनका कंडीशन ये था कि जो सूर्य के इर्द गिर्द में चक्कर लगाता हो,
पहले कंडीशन में प्लूटो पास। दूसरा कंडीशन ये था कि जिनकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, ग्रेविटेशनल पावर हो, दूसरे कंडीशन में भी प्लूटो पास। तीसरा कंडीशन ये था कि जिनके अपने ऑर्बिट हो और वो दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करते हो। यहां पर प्लूटो फेल कर गया। प्लूटो अपने ऑर्बिट पर चलते चलते कई बार वो यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को भी काट करके निकलता है, क्रॉस करके निकलता है। और इस डेफिनेशन के अनुसार चूंकि अपने ऑर्बिट से भटक करके दूसरे के ऑर्बिट में जा करके ये चक्कर काट रहे हैं, इसलिए इनको इस कंडीशन के अनुसार प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। तो प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से बाहर निकाला गया है, सोलर सिस्टम से नहीं। सोलर सिस्टम में प्लूटो अभी भी है, बस उसको ग्रह से निकाल दिया गया। तो उसको क्या किया गया, उसका नाम ड्वार्फ प्लेनेट रख दिया गया। प्लूटो आज के डेट में बौना ग्रह है। बौने ग्रहों की संख्या कुछ है 5 से लेकर के 9 तक। तो प्लूटो को निकाल देने के बाद से ग्रहों की संख्या जो बच गई वो 8 बच गई। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड को समझने के लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा इस सोलर सिस्टम के, दिस इज द कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो इधर से पहले वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और ये बाद वाले जो प्लैनेट्स हैं 4, ये आउटर प्लैनेट्स कहे जाते हैं। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में वो सारे कैलेस्टियल बॉडी, स्मॉल स्मॉल कैलेस्टियल बॉडी से लेकर के बिगर साइज ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज, दे ऑल आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। वो अपने परिधि में चलते भी हैं, दूसरी की परिधि में भी चलते हैं, इधर से उधर लड़ते भी रहते हैं, इधर से उधर अपनी क्षेत्र को छोड़ करके चलते हैं। वो अपने ऑर्बिट को, उनके पास ग्रेविटेशनल पावर नहीं है। अगर उनके पास ग्रेविटेशनल पावर होता, उनका अपना ऑर्बिट होता, तो शायद वो भी ग्रह की परिभाषा में आ जाते। इनका अपना ग्रेविटेशनल पावर नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये आगे बढ़ते बढ़ते या तो ये इस साइड में जाएंगे, अगर ये जुपिटर के साइड में गए तो कहीं बाहर बहुत दूर चले गए, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब ये इनर साइड में आते हैं तो हो सकता है कि मार्स तक आते आते समाप्त हो जाए, और अगर मार्स का जो ऑर्बिट है इसको भी क्रॉस कर गए, तब टीवी वाले हमें न्यूज में बताते हैं कि अर्थ की तरफ बड़ी तेजी से एस्टेरॉइड आ रहा है। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट जो है ये भी ग्रह के ही क्षेत्र में आते थे, बस इनका नाम बदल करके, चूंकि कुछ परिभाषा ये पूर्ण नहीं करते इसलिए इनका नाम बदल करके छोटा ग्रह कर दिया गया। और जहाँ तक बात रही सैटेलाइट की, उपग्रह की, तो वो सारे कैलेस्टियल बॉडी जो किसी प्लेनेट का इंसर्किल करते हैं, किसी प्लेनेट का चक्कर काटते हुए वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैलेस्टियल बॉडी which revolves around the sun involving in the revolution of that planet। किसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा जो कैलेस्टियल बॉडी करती है उसको हम उपग्रह की संज्ञा दिए हैं। और चंद्रमा हमारे पृथ्वी के उपग्रह है, ये सर्वज्ञात है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा ये सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। किसी का साइज छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये अर्थ है और ये मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड देन क्रॉसिंग इट। सो यहाँ पर प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड सैटेलाइट की बातें हमें समझ में आ गई। इसके बाद से हम एक बार ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इनका अपना अपना ऑर्बिट है। ये अपने अपने ऑर्बिट में ही परिक्रमण कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए ये ग्रह की परिभाषा में आज भी है। इनके नाम जानने की इच्छा होगी आपको। हिंदी में सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं उनको बुध कहते हैं, उसके बाद शुक्र है, तत्पश्चात पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। ये इनर प्लैनेट्स है। आउटर प्लैनेट्स की बात आए तो बृहस्पति,
शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और आगे इंग्लिश में भी इसको हम देख लेते हैं। सोलर सिस्टम में जब बात ये आती है कि कौन ग्रह कितना दूर है और कौन ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है, कौन ग्रह सूर्य से कितना दूर है, तो इसको समझने के लिए हमें एक 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 स्टेशनरी व्यू समझना पड़ता है। समझने की कोशिश कीजिए। ये प्लैनेट्स 24 आवर रिवॉल्यूशन पे हैं। ये कभी भी, ये हार्डली एक लाइन पे आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ यहाँ पर है और रिवॉल्यूशन में ये मून, ये मार्स जो है यहाँ पे होगा, वीनस कहीं इस पार होंगे। तो इसलिए इनका अपना एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में ये परिक्रमण करते ही रहते हैं। इन प्लैनेट्स का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इनकी दूरी और इनके साइज के बारे में जान लेते हैं। जब हम ज्योग्राफी में और फिजिक्स में सब पढ़ते हैं कि इन सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले इनर प्लैनेट्स को छोड़ दीजिए, आउटर प्लैनेट्स में आ जाइए। आउटर प्लैनेट्स में फर्स्ट जुपिटर, नंबर 1 बिगेस्ट, सेकेंड सैटर्न, थर्ड नंबर यूरेनस, फोर्थ नंबर नेपच्यून। Once again I repeat, while calculating the size of the planets, we have to forget for the time being inner size and we have to go for external area. And when we go for outer area, that outer area starts with the Jupiter. Number 1 is Jupiter, number 2 is Saturn, number 3 is Uranus and number 4 is Neptune. हिंदी में समझते हैं। पहले स्थान पर बृहस्पति आते हैं, जिनको ज्योतिष में हम गुरु भी कहते हैं। दूसरे स्थान पर शनि, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से वरुण। ये तो 1 से 4 तक की इनकी संख्या हो गई। अब हम वापस आते हैं इनर साइड में। जैसे हम इनर साइड में आते हैं, इन 4 के बाद से 5वां पोजीशन जो है अर्थ का है। 6th पोजीशन अर्थ से लेफ्ट चले जाइए, वीनस। 7th पोजीशन अर्थ से राइट चले जाइए, मार्स। एंड 8th पोजीशन अर्थ के लेफ्ट चले जाइए, मरकरी। तो इस तरीके से साइज के आधार पर, उनके आकार के आधार पर इन ग्रहों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक इनके आकार के आधार पर कर दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि जिस ग्रह का जितना आकार है, उतना प्रभाव इस पृथ्वी पर उसको देखने में नजर आता है। हमारे पृथ्वी पर जो प्रभाव है वो 2 तरीके का है। एक कोई बहुत विशालकाय है, उसका प्रभाव पड़ता है, और कोई बहुत नजदीक है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब विशालकाय छोटा बड़ा का हमने देख लिया, अब नजदीकी का भी देख लेते हैं। पृथ्वी से सबसे नजदीक जो है, फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। सो अर्थ के सबसे नजदीक वीनस, अर्थ के सबसे नजदीक वीनस, वीनस के बाद मार्स, मार्स के बाद मरकरी। ये इनर एरिया का हो गया। पृथ्वी से सबसे नजदीक वीनस है, वीनस के बाद मार्स है, मार्स के बाद मरकरी है, और इसके बाद से आउटर में आते हैं ये क्रमशः ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। समझने की कोशिश कीजिए। नजदीकी के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर, दूरी के आधार पर पृथ्वी से क्रमशः जो ग्रह दूर होते जाते हैं, उन पर नंबर 1 पे लेफ्ट में आ जाइए वीनस, नंबर 2 में राइट में आ जाइए मार्स, नंबर 3 में लेफ्ट में आ जाइए मरकरी, नंबर 4 जुपिटर, नंबर 5 सैटर्न, नंबर 6 यूरेनस, नंबर 7 नेपच्यून। ये 8वीं हमारी पृथ्वी हो गई। तो हमारी पृथ्वी से इनकी ये दूरियां हैं। ज्योतिष में ऐसा देखा गया है कि यूरेनस और नेपच्यून इतने दूर है, इतने दूर है कि उनका हमारे पृथ्वी पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसलिए ज्योतिष में हम यूरेनस और नेपच्यून की स्टडी नहीं करते हैं। हमारे सबसे नज़दीक वीनस है, शुक्र, जिनको शुक्र कहते हैं। शुक्र पर जो है करीब करीब मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को ऑब्जर्व करता है, और इसीलिए शुक्र को जो है सबसे
प्रज्वलित तारा के नाम से, जैसा स्टार के नाम से, सॉरी प्लेनेट्स के नाम से, चमकता हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। नज़दीकी में मरकरी है सन से, लेकिन चमकता हुआ ग्रह जो है वीनस को हम लोग कहते हैं। तो अर्थ पर अगर प्रभाव देखा जाए तो नज़दीकी के हिसाब से वीनस का, उसके बाद मार्स का, उसके बाद मरकरी का, बट साइज के हिसाब से सबसे बड़ा प्रभाव जुपिटर का, और उसके बाद सैटर्न का है। यूरेनस और नेपच्यून को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योतिष में इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ जाते हैं। आपको पता है पृथ्वी जो है सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। करीब करीब मरकरी जो है 5 करोड़ 7 करोड़ के आसपास में है, वीनस 12 करोड़ के आसपास में है, अर्थ जो है 15 करोड़ के आसपास में है। ये जो 5 करोड़ है, नेपच्यून तक पहुंचते पहुंचते ये 500 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है, और ये इतने दूर हो जाते हैं कि इनका पृथ्वी पर प्रभाव नगण्य हो जाता है। और इसलिए जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो यूरेनस नेपच्यून की पढ़ाई नहीं करते, रिप्लेस करते हैं। 2 ग्रह इसमें से जो ज्योतिष में हम पढ़ते हैं, वो एक राहु और एक केतु भी पढ़ते हैं हम। राहु केतु जो है छाया ग्रह हैं, ये ज्योग्राफी में नहीं है, ये फिजिक्स में नहीं है। इनको एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय गणित को ठीक करने के लिए राहु और केतु की परिसंकल्पना की गई है। तो राहु को हम जब अर्थ पढ़ते हैं तो राहु के नॉर्थ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल को हम राहु कहते हैं, और अर्थ के साउथ पोल को जहाँ पर शेडो होता है उसको हम केतु कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सन को भी इसी में गिन लेते हैं 9, और इसके बाद से एक आ गए मून। कैलकुलेशन हमारा ये 2 छोड़ देने के बाद से इसमें मून आ गए। तो इस तरीके से हम 9 ग्रह की परिकल्पना करते हैं। एक बार फिर से देख लिया जाए दूरी के हिसाब से और साइज के हिसाब से। सबसे पहले मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। प्लूटो को सोलर सिस्टम में अभी भी प्लूटो है, नाउ इट इज नॉट प्लेनेट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी रिलेवेंसी ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम की है, जो हमारी रिलेवेंसी फिजिक्स में सोलर सिस्टम की है, करीब करीब वही रिलेवेंसी हमारी ज्योतिष शास्त्र में भी है। सुधीजनों, और प्रश्न ये उठता है कि ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रश्न नहीं करते कि ये ग्रह प्रभाव होता है कि नहीं है, तारों का प्रभाव होता है कि नहीं है। फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो हम तो कितने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं, लेकिन जैसे ही ज्योतिष की बात आती है हम सोचने लगते हैं ये पता नहीं है ज्योतिष क्या चीज होता है। जो महाराज, ये ज्योतिष ग्रह, नक्षत्र, तारों का ही समूह है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने जब ग्रह की हमने नाम लिया तो पहला ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह का नाम हमने ले लिया ज्योतिष में। अब आप क्या करेंगे, 9th 10th का बुक उलाटेंगे और बोलेंगे साहब सूर्य तो ग्रह होते नहीं, चंद्रमा तो ग्रह होते नहीं है, सूर्य तो तारा है, चंद्रमा तो उपग्रह है, तो ये ज्योतिषी उनको ग्रह की श्रेणी में कैसे रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले सत्र में। सूर्य तारा है कि ग्रह है, साइंटिस्ट सही है कि ज्योतिषी सही है, या दोनों सही है? इस प्रश्न का उत्तर अगले सत्र में हम ढूंढते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सत्र के लिए जय श्री राम।